नमस्ते बच्चों। मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ 8 पानी हमारी आवश्यकताएं पढ़ने जा रहे हैं। बताओ तो, ऐसा होता है न कभी कभी आपके साथ में? जैसे कि कभी कभी हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कभी मम्मी ने डांटा या पिताजी ने मारा या किसी वस्तु की मांग करते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम रोते भी हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ में। दो इमली को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कोई अच्छी वस्तु, मिठाई, इमली या कोई ऐसी वस्तु भी हमें दिखती है जो कि हमें अत्यधिक पसंद है, तो भी हमारे मुंह में पानी आने लगता है। इसके अलावा जब हमें बहुत अधिक सर्दी हो जाती है तो भी हमारे नाक से पानी बहने लगता है। और कई बार हम खेलते समय या दौड़ते समय गिर जाते हैं और गिरने के बाद हमें जब चोट लग जाती है या घाव लग जाता है, तब भी हमारे शरीर से क्या बहता है? रक्त अर्थात खून बहने लगता है। ऐसा होता है ना? ऐसा हम आप सभी के साथ में ऐसा कई बार होता है। तो आंसू, लार, नाक का स्राव तथा रक्त, इन प्रभावी पदार्थों में पानी होता है। तो इन सभी में क्या होता है? पानी होता है। अर्थात आंसू जो बहते हैं वो भी पानी होता है। लार बहता है, जैसे कि मुंह में हमें किसी भी अच्छी चीज़ को देखते मान जब मुंह में पानी आता है, उसे लार कहते हैं। जब हमें सर्दी खांसी होती है तो नाक बहता है, तो वो भी पानी है। तथा जब हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, खून बहता है, तो उसमें भी पानी होता है। तो पानी जो है वो हमारे हर एक इन सभी चीज़ों में पानी की मात्रा और कुछ न कुछ मात्रा में पानी अवश्य होता ही है। चलो अब आगे करके देखते हैं कुछ। यह एक प्रयोग है जिससे कि बच्चों आपको घर में कर सकते हो, पर इस प्रयोग को आपको बड़े की निगरानी में ही करना चाहिए। एक छोटा सा खीरा लो, जिसे खीरा जानते हो ना सभी, सलाद खाते समय खीरा खाते हो ना, ककड़ी खीरा, उस वो खीरा किसी बड़े व्यक्ति के देख रेख में ही उसे कद्दूकस पर घसो, यानी कि घसकर एकदम बारीक करो और घसे हुए खीरे को मुट्ठी में लेकर जोर से दबाकर एक बर्तन में उसे निचोड़ो। अब एक नींबू भी ले लो, दूसरा प्रयोग करो। उसके बाद एक नींबू लो, उसके एक फाँक को लेके, जब नींबू को काटते हैं तो उसके दो फाँक हो जाते हैं, अर्थात दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो उसमें से एक हिस्सा को लो और उसे जोर से दबाकर निचोड़ो। तो अब तुम्हें क्या दिखाई देगा? कसे हुए खीरे और नींबू के फाँक से क्या निकलते हैं? रस निकलते हैं। वेरी गुड। तो इससे हमें क्या बोध होता है? इससे हमें यह बोध होता है कि नींबू और खीरे के रस में भी पानी होता है। अर्थात बहुत सारे फल फूल होते हैं, उस सभी फल फूल में पानी की मात्रा होती है, परंतु नींबू और खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें भी पानी पाया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास लगती है ना सभी बच्चों? हाँ। तो हमारे शरीर में सभी क्रियाएं, हम लोग दिन भर बोलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और अन्य प्रकार के काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो सभी काम व्यवस्थित रूप से चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? तो इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी रहेगी तो ये सब काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा पानी का क्या उपयोग है पता है आपको? पानी के कारण हमारे शरीर का रक्त पतला बनता है। तो हमारे शरीर का में जो रक्त होता है ना, बहुत गाढ़ा होता है, और एक आदमी के शरीर में 2 ढाई 3 लीटर ही पानी रक्त होता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वह रक्त पतला हो जाता है। और इसके अलावा और क्या होता है? पानी के कारण भोजन अच्छी तरह से पाचन में सहायता मिलती है। हम जो भोजन खाते हैं, अगर हम पानी
सही ढंग से नहीं पीते हैं तो वो पचेगा नहीं। इसके अलावा अनावश्यक पदार्थ मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ रहती है वो शरीर में रहती है, और जो अनुपयोगी पदार्थ है वो हम मूत्र करने जाते हैं ना, टॉयलेट करने, तब वो हमारे टॉयलेट में जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो खराब या गंदे पदार्थ हैं, वो उससे बाहर भी निकल जाती है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण हम के लिए कमी होने से हमारे लिए ठीक नहीं है। तो शरीर में अगर हम पानी की कमी हो जाती है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसकी कमी होते ही हमें प्यास लगती है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमको पहले से जैसे कि हमारा पेट खाली होता है तो हमें भूख लग जाती है, उसी तरह से पानी की कमी होने पर हमें प्यास लग जाती है। तो मनुष्य की भांति अन्य सजीव तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा सजीव पाए जाते हैं ना, शेर, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं। तो जैसे मनुष्य को भोजन पाने की आवश्यकता होती है, वैसे सभी सजीवों को भी आवश्यकता होती है। अब देखो, बताओ तो, ये चित्र आप सभी बच्चे देख रहे होंगे ना, तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ तो। नदी के किनारे पर पानी पीने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? देखो, नदी के किनारे कौन पानी पी रहा है, इसमें कौन कौन से प्राणी हैं देख रहे हो? आपको बकरी दिख रही होगी, और गाय तो उसमें नहा भी रही है, गाय आदमी के साथ में, तो केवल एक ही प्राणी दिख रही है, बकरी, जो कि इस पर नहा रही है। पानी में कौन तैर रहा है? तो पानी में बच्चे तैर रहे हैं। और पानी भर करके जाने वाले लोग इस पानी का किस लिए उपयोग करेंगे? तो पानी का उपयोग तो बहुत सारा होता है, पर यहाँ से जब पानी ले जा रहे हैं लोग तो किस लिए उपयोग करेंगे? सबसे बड़ी बात, पीने के लिए करेंगे, भोजन बनाने के लिए करेंगे, साफ सफाई के लिए करेंगे, नहाने के लिए करेंगे, तो दिनचर्या के काम करने के लिए करेंगे। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। पनघट किसे कहते हैं? पनघट जानते हो सभी? बहुत से गांव में तालाब या नदी के किनारे पर गांव की गायें, भैंसें, बकरियां पानी पीने के लिए आती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों बच्चों आपके गांव के किनारे पनघट होगा ज़रूर, या नदी या तालाब होगी जिन बच्चों के घर, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि लोग अपने मवेशियों को नहलाने के लिए लाते हैं। पनघट के आसपास घास और अन्य वनस्पतियाँ भी उगी रहती हैं। पनघट के पास हरियाली होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। और जानवर पानी में तैरते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जानवर आपको पनघट में पानी में तैरते हुए जो पानी के जीव और अन्य जीव हमें दिखाई भी देते हैं। इसी प्रकार से टिटहरी, कौड़िल्ला, बगुला जैसे पंछी भी हमें दिखाई देते हैं। गांव के लोग पनघट के किनारे बैठकर अपने कपड़े भी धोते हैं, तो इससे प्रदूषण भी होता है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें पानी लेके दूर धोना चाहिए, परंतु करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए लोग पानी भर के भी लेके जाते हैं, तो घर के उपयोग के लिए भी पानी वहाँ से भरकर लेकर जाते हैं। क्या तुम जानते हो बच्चों, लोग पालतू पशुओं को पीने की पानी की व्यवस्था ध्यान पूर्वक करते हैं। जब जब हम देखे होंगे, अगर आप गांव में गए होंगे बच्चों ना, तो देखे होंगे कि वहाँ पर गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि जानवर पालते हैं, और उनको समय समय पर भोजन और पानी तो अवश्य पिलाते हैं। परंतु क्या आप जानते हो, हमारे ध्यान में आता है कि इन्हें भी प्यास लगती है। कुछ अन्य जीव हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हजारों प्राणी हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, परंतु उनकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, क्योंकि हम उनकी तरफ, वो हमारे उपयोग में नहीं रहते, या केवल हम उनको कभी कभार देखते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए बच्चों कि सभी प्राणियों को पानी पीना अनिवार्य होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिया गया है, चींटी, मधुमक्खी, केकड़ा, बिच्छू, तो ये सब जो छोटे कीटक हैं, इन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी प्राणी, बिना पानी के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। अब आगे बताओ तो,
जंगली प्राणियों को देखने के लिए हमें जंगल के पनघट के पास क्यों जाना पड़ता है? आप सभी जानते हो क्या, जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, परंतु वो कहाँ रहते हैं? इतनी आसानी से हम जंगली प्राणियों को देख सकते हैं क्या? नहीं ना। परंतु अगर जंगली प्राणियों को देखना है तो देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है वहाँ का पनघट। पनघट अर्थात ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि प्राणी पानी पीने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी प्राणियों को पीने के लिए पानी अवश्य लगता है। तो जब सभी प्राणियों को पीने के लिए पानी अवश्य लगता है तो अर्थात सभी प्राणी पानी पीने के लिए कहाँ पर आएंगे? पनघट पर आएंगे। तो पनघट पर हम उन्हें अवश्य देख सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। आगे देखते पानी का महत्व। महत्व अर्थात होता है उपयोग। पानी हमारे किस किस काम आता है? पीने के लिए तो मनुष्य को पानी लगता ही है। पीना है तो पानी चाहिए सभी को। और बच्चों ध्यान में रखना, कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना है, ठीक है ना? परंतु भोजन बनाने के लिए, देखो मम्मी भोजन बनाने है ना, भोजन बनाने के लिए, स्वच्छता के लिए अर्थात घर की साफ सफाई करने के लिए मनुष्य पानी का उपयोग करता है, अर्थात नहाने के लिए, क्योंकि हमारी शारीरिक स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त खेती करने के लिए पानी आवश्यक है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या? और कारखाने चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों के बहुत सारे के मम्मी पापा कारखानों में काम करते होंगे ना, तो वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पानी का अत्यधिक उपयोग है, अर्थात पानी का उपयोग हमारे जीवन में बहुत अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैं कुछ प्रयोग दिखाई दे दिया बता रहा हूँ। इस प्रयोग को आप बच्चों घर में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 2 गमले लेने हैं, दोनों पे स्टिकर लगाना है। एक पे गमला नंबर 1, दूसरे पे गमला नंबर 2 लेना है, ठीक है? दोनों गमले में एक ही पौधा लगाना है, एक मतलब एक ही जाति के पौधा लगाना है आपको। दोनों में अलग अलग जाति के पौधे नहीं लगाने हैं, ठीक है? और दोनों पौधों की हाइट एक जैसी हो, बड़ा छोटा पौधा नहीं लगाना है, दोनों की हाइट एक जैसी हो ऐसा ही पौधा लेना है। जैसे देखो चित्र में दिख रहा है कि 1 नंबर पौधा और 2 नंबर पौधा एक ही जाति का पौधा है और दोनों की हाइट सेम है। अब क्या करना है, अब आपको प्रयोग में क्या करना है, तो इसके बाद 5 दिन सवेरे केवल गमले क्रमांक 1 में ही पानी दो। दोनों गमले को बाहर रख दो घर के, और उसमें से केवल 1 नंबर गमले में ही लगातार 5 दिन पानी देते रहो सुबह, और 2 नंबर गमले में आपको पानी नहीं देना है। तो अब क्या होगा, अब ये स्थिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस गमले या पौधे को हम रोज पानी देते थे वह 1 नंबर का गमला है, वह हरा भरा ठीक ठाक है, परंतु 2 नंबर का गमला जिसको कि हमने 5 दिन से बिल्कुल पानी नहीं दिया, वह क्या हो चुका है, मुरझा गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो केवल प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है, वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जैसे कि गमलों में पौधे लगाते हैं घरों में, तो उसमें समय समय पर पानी डालते हैं ना, इसीलिए डालना ही पड़ता है, अगर हम नहीं डालेंगे तो सूख जाता है। परंतु बच्चों, आपने कभी देखा है कि जंगल में उगने वाली वनस्पतियों को फिर पानी कैसे मिलता है? उनको तो कोई पानी नहीं देता। तो उनको पानी कहाँ से मिलता है पता है आपको? बरसात का पानी, जब बरसात होती है तो पानी ज़मीन में जमा हो जाता है नीचे, और जो वनस्पतियों की जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं, और वो जड़ें क्या करती हैं, ज़मीन से पानी सोख लेती हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। कभी आप किसी पौधे को अगर आपने देखा होगा, उखाड़ा होगा, तो उसकी जड़ें बहुत गहरी गई रहती हैं, तो उसकी जड़ी नीचे तक इसीलिए जाती हैं क्योंकि उनका काम ही होता है ज़मीन से पानी को जमा करना। चलो अब मैं कुछ आपको रोचक तथ्य बताता हूँ कि
हमें वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। यदि वनस्पतियों को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम घर में गमले में पौधे लगाते हैं तो उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसान खेती करता है तो खेती करने के लिए भी उसे पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसान देखो बरसात का इंतज़ार करता है कि बरसात होगी तो मैं फसल की बुवाई करूँगा ना। तो इसीलिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। परंतु अगर हम गमले में पानी डाल पौधे लगाते हैं तो हमें पानी अवश्य देना पड़ेगा। किसान यदि खेती करता है तो उसके पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जा पाती, इसके लिए उसको भी समय समय पर पानी देना पड़ता है और उसे नहीं तो वर्षा के पानी पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अब क्या तुम जानते हो, एक रोचक तथ्य है, गोंद पटेर, कुछ बच्चों ने देखा होगा, यह रामबाण के नाम से भी जानते होंगे। यह वनस्पति केवल पानी में ही उग सकती है। ये जो पौधा होता है ना, ये गोंद पटेर या रामबाण, जो कि पानी में ही उगता है। तो कुछ बच्चों ने गांव में इसे अवश्य देखा होगा, आपको इसका चित्र भी दिया गया है। इन्हें हम ज़मीन पर उगाना चाहे प्रयास भी करें तो ये मुरझाकर सूख जाते हैं। यदि आप इस पौधे को अगर आप पानी में से निकाल कर और लाकर अगर अपने गमले में भी लगाएंगे तो भी सूख जाएगा। तो ये मिट्टी में नहीं उगता, किसमें, केवल पानी में उगता है। इसके अलावा पानी में कौन कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं, आपको देखो नीचे चित्र भी दिया गया है। पहले चित्र में देखो कमल है, दूसरे में सिंघाड़ा दिख रहा है जो कि आप सभी लोग खाते भी होंगे, मार्केट में मिलता है। जब वो हरा है, जब पक जाता है तो काला हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में है जलकुंभी, या इसे जलपर्णी भी कहते हैं। तो ये आकाशी रंग का इसका फूल होता है। तो ये सभी वनस्पतियाँ पानी के अंदर ही उगती हैं, पानी के अंदर ही उगती हैं। तो ये जो कुछ वनस्पतियाँ हैं केवल पानी में उगती हैं और सभी वनस्पतियों को हमें पानी देना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ को देख लिया। तो अर्थात आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात सभी सजीवों को जीने के लिए पानी चाहिए ही। सजीवों के शरीर में पानी होता है, सभी सजीवों के शरीर में पानी होता है, और जिससे उनकी शारीरिक क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। और तीसरा हमने क्या सीखा, शरीर में पानी की कमी होने से सजीवों को क्या लगता है, प्यास लगता है। तो जब भी प्यास लगे तो हमें अवश्य पानी पीना ही चाहिए। और सभी सजीव, जो भी अगर आपने घर में पालतू प्राणी भी रखे हैं तो उनको भी समय समय पर पानी देना ही चाहिए। पानी भरने के लिए गांव में तालाब, झील जैसे पनघट होते हैं। पनघट यानी पानी का किनारा, जहां से लोग पानी जाकर लेते हैं। पनघट के आसपास हमें कुछ विशेष पंछी और वनस्पतियां भी दिखाई देती हैं, क्योंकि जहां पर पानी होगा वहां पर पंछी अवश्य आएंगे और पौधे अवश्य उगेंगे। पीने के अतिरिक्त हम पानी केवल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, स्वच्छता के लिए करते हैं, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा भोजन बनाने के लिए, खेती करने के लिए, और उद्योग, जितने भी कारखाने हैं, उद्योग चलते हैं, उन सभी जगहों पर हमें पानी की आवश्यकता होती है। और अंत में हमने क्या सीखा कि वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा ज़मीन में पानी शोषित कर पानी की पूर्ति करती हैं। तो वनस्पतियों की जड़ें क्या होती हैं, ज़मीन में जाती हैं गहराई तक और वहाँ से पानी ले लेती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, क्या ध्यान में रखना कि पनघट पे जो हम पानी मिलता है ना, पनघट के पानी को दूषित नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, और हम सभी लोगों को सावधानी रखनी है। यह हम सभी व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व है, अर्थात हम सभी का परम कर्तव्य है कि पनघट के किनारे के पानी को गंदा नहीं करना है। जैसे कुछ लोग जानवर नहला रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना
चाहिए। ये तो क्योंकि जल ही जीवन है, जल बिना पानी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। आप लोगों ने मेरा पाठ ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।